रामनगर में सोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। उसके पास बड़ी सी नाव थी जिससे वह रोज सुबह जाकर नदी में मछलियां पकड़ा करता था। सोहन उस गांव का सबसे अमीर मछुआरा था। सभी मछुआरे सोहन की इस बात से बहुत जलते थे, लेकिन सोहन रोज सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। अरे सोहन भैया, तुम इतनी सारी मछलियाँ पकड़ लाते हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी कमाई होती होगी। जो भी है ऊपर वाले की देन है, उनके वजह से सब कुछ भला चंगा चल रहा है। चलो इसी बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी। ऐसे ही सोहन का मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। सोहन दिल का भला इंसान था, इसलिए उसके दोस्त हमेशा उससे पैसे ऐंठा करते थे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी विमला को बहुत जलन होती थी। क्या मिला आज तक किसी को भी समाज सेवा करके? और समाज सेवा करने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करे और खुद खाए। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, लेकिन अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और यार दोस्त के साथ पार्टी करने में क्या बुराई है? ये सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन सोहन का पुराना मित्र रमेश सोहन से मिलने आता है। रमेश हमेशा से सोहन के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। क्या बात है, तुमने तो बहुत आलीशान घर बना लिया है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन रमेश भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे आपको खाने की कमी हो रही है। आपका पेट भी आपके शर्ट की बटन से बाहर झांक रहा है। ये सब तो पहले का है, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सोहन रमेश को रोता देखकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। रमेश वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन विमला सोहन से गुस्सा हो जाती है। सोहन को हमेशा लगता था कि विमला उसे अच्छे काम करने से रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज तो बड़ी सारी मछलियाँ हाथ लगी हैं, अच्छी कमाई होगी, इसे ले जाकर मार्केट में बेच देता हूँ। सोहन की मछलियाँ हाथों हाथ बिक जाती हैं। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। जल्दी ही अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी घर आ गए? ज्यादा मछली हाथ नहीं लगी क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गईं। थोड़ी देर बाद सोहन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी सोहन मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। सोहन और विमला को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, चलो बाहर चलकर देखते हैं। सोहन और विमला बाहर जाते हैं। वहाँ लोग काफी आक्रोशित थे। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग इतने गुस्से में यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी मछलियाँ खाकर यहाँ सब लोगों के परिवार वाले बीमार हो गए हैं और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। वो सब हम नहीं जानते हैं। तुमको इन सब का पैसा वापस करना पड़ेगा, और तो और सबकी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। सोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सोहन बहुत नेक दिल इंसान था, इसलिए वो सभी का पैसा वापस कर देता है और उनके बीमार रिश्तेदार को देखने अस्पताल भी जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस ये घर और मेरी नाव बची है। नाव बेच देंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। सोहन अपना घर बेच देता है। सोहन और विमला अपनी नाव पर जाकर रहने लगते हैं। सोहन हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में बेचने ले जाता है। मछली ले लो, ताजी मछली। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सोहन की एक भी मछली नहीं बिकती है। सोहन पूरी तरह से निराश हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मछली नहीं खरीद रहा। सभी कोई तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को अपनी जान प्यारी है।
कोई भी अपनी बीवी बच्चों को बीमार थोड़ी ना करना चाहता है। लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम इस गलती को सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें भी तो कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान वापस धोखा नहीं खाना चाहता है। सोहन अपने मित्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर निराश हो जाता है और वापस विमला के पास नाव पर चला जाता है। क्या हुआ? आज आने में बहुत देर हो गई। लगता है अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक भी मछली नहीं बिकी। कोई हमसे मछली खरीदना नहीं चाहता है। तो क्यों ना आप अपने दोस्त रमेश से मदद मांगे? आखिरकार आपने भी तो उसकी जरूरत के वक्त पर मदद की थी ना। अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे, लोग मुझसे मदद मांगने आया करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल फिर से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचने जाएंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता है। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन सोहन और विमला जब मछलियाँ पकड़ने पानी में अपनी नाव को नदी में उतारते हैं तो बाकी मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपनी नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मदन भैया? एक बार तुम हम सबकी जान खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपनी नाव लेकर इस गांव से चले जाते हैं। विमला और सोहन अपनी नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं और घंटों तक पानी में चलते रहते हैं। उन्हें आसपास कोई गांव नजर नहीं आता। तभी विमला को पानी में सोने की तरह चमकती हुई एक मछली नजर आती है। विमला तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरी मछली को पकड़ लेती है। ये तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। अगर सुनहरी मछली को बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडों को बाजार में बेचेंगे। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता? सही कहा तुमने। विमला और सोहन एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नाव बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर वहां पर तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनहरी मछली सुनहरे अंडे देती है। हम इस सोने के अंडे को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। धीरे धीरे सोने के अंडे को बेचकर विमला और सोहन फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। सोहन के पास पैसे देखकर गांव वाले फिर से सोहन से पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, तू तो मेरा जिगरी यार है। झूठी दोस्ती का दिखावा करना बंद कर दो। हमें जब जरूरत थी तो तुमने हमें ताना मारकर हमारा मजाक बनाया। चले जाओ यहाँ से। सोहन इंसान को पहचानने लगा था और धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरी मछली की मदद से उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं।
और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचूं। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताजा ताजा मछलियाँ, आज की पकड़ी है, बिल्कुल ताजा मछलियाँ हैं। मीठे पानी की मछलियाँ हैं क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मच्छी है ना? हाँ, आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे, ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी।
अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। श्रीरामपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के अधिकतर लोग किसान थे। इन्हीं में से एक था केशव। केशव बहुत ही मेहनती था। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने खेतों में काम करने में बिताया करता था और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता था। दरवाजे पे उसकी बेटी चुटकी उसका इंतजार किया करती थी। पापा आ गए, पापा आ गए। और अपने पापा को देखते ही उसे लिपट जाती थी। आप आ गए पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी पापा। पता है आज स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे। फिर क्या, मुझे तो पहले से ही पेड़ लगाना आता था। टीचर ने पूछा कि चुटकी तुझे ये सब कैसे आता है, तो मैंने गर्व से बोला कि मेरे पापा किसान हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। सबने मेरे लिए तालियां बजाई और टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दी। बढ़िया है। वैसे तेरी माँ ने आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल और गोभी की सब्जी। फिर से गोभी की सब्जी? अरे छुटकी, तुम्हें तो गोभी की सब्जी खानी चाहिए। ये सब्जी तुम्हारे पापा ने उगाई है। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। कोमल ने सबके लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। अब क्या होगा? ऐसे ही अगर ये बरसात बरसती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। जल्दी बरसात रुक जाएगी। उम्मीद है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में गांव में पानी भरने लगा और जल्द ही खेतों में भी पानी भरने लगा। सारे किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। केशव ने अपनी फसल देखी जो पूरी पानी में डूबी थी। वो परेशान हो गया। वो भीगते हुए घर लौटा। कोमल, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सारे किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है, हमारी भी। हे राम, अब हम क्या करेंगे? पानी उतरे तो नई फसल लगाने की सोच सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं। हमें इंतजार ही करना होगा बरसात रुकने और पानी उतरने का। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। नई फसल लगाने में मैं आपकी मदद करूंगी। केशव और कोमल चिंतित थे। खारी बरसात रुकी ही नहीं और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। गांव के निजाले हिस्सों में घर डूबने लगे थे। केशव और सारे गांव वाले उन लोगों को बचाने निकले थे। कमर तक पानी में चलकर केशव बच्चों और बुजुर्गों को पानी से बाहर निकाल रहा था। फिर एक लगभग डूबे हुए घर से केशव को किसी औरत की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, बचाओ। केशव उस घर में गया। वहां फंसी हुई औरत को केशव ने घर से बाहर निकाला, पर बस उसी वक्त वो घर बह गया। केशव के ऊपर छत गिरी और वो बुरे तरीके से घायल हो गया। कुछ गांव वालों ने केशव को बाहर निकाला। केशव बेहोशी के आलम में घर पहुंचा। इन्हें क्या हुआ? किसी की मदद कर रहे थे पर घर ढह गया और इन्हें गहरी चोट आई है। हे राम! कोमल केशव की देखभाल करने लगी और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। लगता है कोई भारी चीज इनके सिर पर गिरी है। इन्हें कब होश में आएगा ये पता नहीं। पर कोई तो इलाज होगा इनको ठीक करने का। शहर में MRI स्कैन करके पता कर सकते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। पर भारी बरसात के कारण शहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। अगले कुछ दिनों तक इनकी घर पर ही देखभाल करनी होगी।
ठीक है। डॉक्टर दवाई देकर चले गए। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, भगवान जी है ना। कुछ देर बाद चुटकी सो गई, पर कोमल को चिंता के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। यहाँ केशव तो बिस्तर पे था, तो कोमल तैयार हो गई खेती करने। चुटकी बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ। कोमल खेत पहुंची तो उसके खेत में पानी तो नहीं था, पर मिट्टी अभी गीली थी। कोमल ने मिट्टी को उठाकर देखा। इस मिट्टी में कोई भी फसल कैसे उगेगी, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोमल ने खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए। अब उम्मीद है कि कुछ दिनों में बीजों को अंकुर फूटे। इतना मिट्टी पानी में है कि कुछ दिन पानी डालने की जरूरत ही नहीं। खेतों का काम खत्म करके कोमल घर चली गई। लगभग 4 दिन बाद कोमल वापस खेत आई। उसने देखा कि उसने बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर है। हे राम, इतनी गीली मिट्टी में मैं कैसे फसल उगाऊंगी? अपने खेतों की ये हालत देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, ये सोचते सोचते कोमल तालाब के रास्ते चल पड़ी। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की ये हालत है और खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा। ऐसा चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भगवान जी। कोमल रो रही थी और तभी उसके सामने तालाब से एक मत्स्य कन्या आई। पुत्री, रो मत पुत्री। देवी, कैसे ना रो, आप तो मेरी परिस्थिति जानती है। मेरे पति को होश ही नहीं आ रहा और हमारे खेत पानी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मत्स्य कन्या ने अपनी जादू से एक घड़ा बनाया। ये लो पुत्री, इसके अंदर जादुई बीज है। तुम इन्हें अपने खेतों में बो दो। तुम्हारे खेतों में मछलियों की खेती होगी, जिससे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और इस घड़े में जो पानी बचेगा वो भी जादुई है। उस पानी को अपने पति के माथे पर लगाना, वो तुरंत ही जाग जाएंगे। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मत्स्य कन्या वापस तालाब में समा गई। घड़ा लेकर कोमल अपने खेत पहुंची। कोमल ने उस घड़े के अंदर जो छोटी छोटी मछलियों की बीज थी, उन्हें अपने खेतों में छिड़क दिया। जब सारे बीज खत्म हो गए, अब इसमें बस पानी है, जादुई पानी। वो जादुई पानी लेकर कोमल अपने घर पहुंची और फिर उसने अपने हाथों से वो पानी केशव के माथे पर लगा दिया। और कुछ ही पलों में केशव ने अपनी आंखें खोली। कोमल, चुटकी। पापा। चुटकी ने अपने पिता को गले लगाया। केशव और कोमल की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं कितने दिनों से बेहोश था? 5 दिनों से। आपको होश इस जादुई पानी से आ गया है। कोमल ने केशव को जादुई पानी और मत्स्य कन्या की घटना बताई। मछलियों की खेती? हाँ, मैंने बीज बिखेर दिए हैं। ठीक है, खेत चलो, देखते हैं। जब तीनों खेत पहुंचे तो वहां जमीन में मछलियां लगी हुई थी। ये तो अद्भुत है। हाँ, उस देवी ने कहा था कि इस फसल से हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। केशव और कोमल ने सारी मछलियां जमीन से बाहर निकाली। फिर इन मछलियों को बेचकर उन दोनों का अच्छा खासा मुनाफा हो गया। सोचा नहीं था कि उस बाढ़ के बाद हमको पेट भर के खाना भी नसीब होगा, पर ये देखो, हमें इतने सारे पैसे मिल गए। ये सब उस जादुई मत्स्य कन्या की कृपा है। केशव और कोमल ने उस मत्स्य कन्या का धन्यवाद किया। केशव ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और मत्स्य कन्या ने केशव और उसके परिवार की मदद की। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।
विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी, उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे, तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचूं। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताजा ताजा मछलियाँ, आज की पकड़ी है, बिल्कुल ताजा मछलियाँ है। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मच्छी है ना? हाँ,
आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। रामनगर में सोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। उसके पास बड़ी सी नाव थी जिससे वह रोज सुबह जाकर नदी में मछलियां पकड़ा करता था। सोहन उस गांव का सबसे अमीर मछुआरा था। सभी मछुआरे सोहन की इस बात से बहुत जलते थे, लेकिन सोहन रोज सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। अरे सोहन भैया, तुम इतनी सारी मछलियाँ पकड़ लाते हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी कमाई होती होगी। जो भी है ऊपर वाले की देन है, उनके वजह से सब कुछ भला चंगा चल रहा है। चलो इसी बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी। ऐसे ही सोहन का मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। सोहन दिल का भला इंसान था, इसलिए उसके दोस्त हमेशा उससे पैसे ऐंठा करते थे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी विमला को बहुत जलन होती थी। क्या मिला आज तक किसी को भी समाज सेवा करके? और समाज सेवा करने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करे और खुद खाए। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, लेकिन अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और यार दोस्त के साथ पार्टी करने में क्या बुराई है? ये सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन सोहन का पुराना मित्र रमेश सोहन से मिलने आता है। रमेश हमेशा से सोहन के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। क्या बात है, तुमने तो बहुत आलीशान घर बना लिया है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन रमेश भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे आपको खाने की कमी हो रही है। आपका पेट भी आपके शर्ट की बटन से बाहर झांक रहा है। ये सब तो पहले का है, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सोहन रमेश को रोता देखकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। रमेश वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन विमला सोहन से गुस्सा हो जाती है। सोहन को हमेशा लगता था कि विमला उसे अच्छे काम करने से रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज तो बड़ी सारी मछलियाँ हाथ लगी हैं, अच्छी कमाई होगी, इसे ले जाकर मार्केट में बेच देता हूँ। सोहन की मछलियाँ हाथों हाथ बिक जाती हैं। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। जल्दी ही अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी घर आ गए? ज्यादा मछली हाथ नहीं लगी क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गईं। थोड़ी देर बाद
सोहन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी सोहन मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। सोहन और विमला को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, चलो बाहर चलकर देखते हैं। सोहन और विमला बाहर जाते हैं। वहाँ लोग काफी आक्रोशित थे। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग इतने गुस्से में यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी मछलियाँ खाकर यहाँ सब लोगों के परिवार वाले बीमार हो गए हैं और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। वो सब हम नहीं जानते हैं। तुमको इन सब का पैसा वापस करना पड़ेगा और तो और सबकी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। सोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सोहन बहुत नेक दिल इंसान था, इसलिए वो सभी का पैसा वापस कर देता है और उनके बीमार रिश्तेदार को देखने अस्पताल भी जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस ये घर और मेरी नाव बची है। नाव बेच देंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। सोहन अपना घर बेच देता है। सोहन और विमला अपनी नाव पर जाकर रहने लगते हैं। सोहन हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में बेचने ले जाता है। मछली ले लो, ताजी मछली। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सोहन की एक भी मछली नहीं बिकती है। सोहन पूरी तरह से निराश हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मछली नहीं खरीद रहा। सभी कोई तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को अपनी जान प्यारी है। कोई भी अपनी बीवी बच्चों को बीमार थोड़ी ना करना चाहता है। लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम इस गलती को सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें भी तो कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान वापस धोखा नहीं खाना चाहता है। सोहन अपने मित्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर निराश हो जाता है और वापस विमला के पास नाव पर चला जाता है। क्या हुआ, आज आने में बहुत देर हो गई? लगता है अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज एक भी मछली नहीं बिकी। कोई हमसे मछली खरीदना नहीं चाहता है। तो क्यों ना आप अपने दोस्त रमेश से मदद मांगे? आखिरकार आपने भी तो उसकी जरूरत के वक्त पर मदद की थी ना। अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे, लोग मुझसे मदद मांगने आया करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल फिर से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचने जाएंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता है। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन सोहन और विमला जब मछलियाँ पकड़ने पानी में अपनी नाव को नदी में उतारते हैं, तो बाकी मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपनी नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मदन भैया? एक बार तुम हम सबकी जान खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपनी नाव लेकर इस गांव से चले जाते हैं। विमला और सोहन अपनी नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं और घंटों तक पानी में चलते रहते हैं। उन्हें आसपास कोई गांव नजर नहीं आता। तभी विमला को पानी में सोने की तरह चमकती हुई एक मछली नजर आती है। विमला तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरी मछली को पकड़ लेती है। ये तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। अगर सुनहरी मछली को बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडों को बाजार में बेचेंगे। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता? सही कहा तुमने। विमला और सोहन एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नाव बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर वहां पर तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनहरी मछली सुनहरे अंडे देती है। हम इस सोने के अंडे को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। धीरे धीरे सोने के अंडे को बेचकर विमला और सोहन फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। सोहन के पास पैसे देखकर गांव वाले फिर से सोहन से पैसे मांगने आ जाते हैं।
अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, तू तो मेरा जिगरी यार है। झूठी दोस्ती का दिखावा करना बंद कर दो। हमें जब जरूरत थी तो तुमने हमें ताना मारकर हमारा मजाक बनाया। चले जाओ यहाँ से। सोहन इंसान को पहचानने लगा था और धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरी मछली की मदद से उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। वसई गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान था, योगेश। योगेश की शादी उसी के गांव की एक लड़की शेवंता से हुई थी। शेवंता एक मच्छी मार परिवार से थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शेवंता योगेश को रोज टिफिन दिया करती थी और योगेश रोज अपने दफ्तर चला जाया करता था। इनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी और फिर 2 साल बाद शेवंता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक दिन योगेश हाथों में एक चिट्ठी लेकर घर लौटा और वो उस चिट्ठी को पकड़कर रोने लगा। काय झाला? तुम काय को रो रहे हो? मेरी नौकरी। क्या हुआ नौकरी को? मैं जहाँ काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और अगो भाई, लेकिन तुम रो मत। हाँ, तुमको कोई और नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? योगेश फूट फूट कर रोने लगा और पूरा दिन काम करते करते शेवंता सिर्फ अब घर खर्च के बारे में ही सोच रही थी। और रात को सोते समय, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। और फिर तुम भी दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहे हो ना? ये बुरा वक्त है, जल्दी ही बीत जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह शेवंता मच्छी खरीदने दरिया के पास पहुंची। उसने मछुआरों से मछलियां खरीदी और उन्हें पैसे दे दिए और फिर गांव लौटकर, मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। शेवंता गांव-गांव घूमकर मछलियां बेचने लगी। उसे दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मिले हुए पैसे में से शेवंता कुछ पैसे अपने घर खर्च के लिए रखती थी और कुछ पैसे अलग से संभाल कर रख दिया करती थी। शिव भी रोज तैयार होकर काम की तलाश में निकल जाया करता था, लेकिन रोज निराश घर लौटता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। शेवंता रोज मछलियां बेचा करती थी। मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। और फिर शाम को जब योगेश निराश बैठा करता था तो वो उसे तेल की मालिश किया करती थी। एक दिन शेवंता ने देखा कि उसके जमाए हुए पैसे अच्छे खासे हो चुके थे। वो योगेश के पास गई। मैं क्या कहती है, तुमको नौकरी ये क्यों करनी है? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार करने में पूंजी लगती है, वो कहाँ से लाऊंगा? शेवंता वो बचाए हुए पैसे ले आई। ये मैंने जमाए हैं, तुम इससे अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। शेवंता के जमाए हुए पैसे देखकर योगेश की आंखें भर आईं। और फिर योगेश ने गांव में एक दुकान खोली। इसके बाद योगेश और शेवंता की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। और फिर शेवंता ने गांव में घूम घूम कर
मछलियां बेचना भी बंद कर दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो। मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती, और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है। ध्यान कहाँ रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना है ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2-2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ, और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूं तो क्या करूं? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, ना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है, फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं।
धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ। उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है। सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे। तुम चिंता मत करो, आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाएं
मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है। आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित, मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूँगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहाँ आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया,
पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं? लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया? तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो? मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए बहुत चक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ, इसे बस मैं खोल सकता हूँ।
अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि, हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी, आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो, ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं आपसे क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश, सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है। एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो
अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गांव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है, उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश। तुम्हें ये चमत्कारिक चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया, और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि, ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं
और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो, आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों